आज हम पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में पहला पॉइंट आता है न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार। न्यूटन का जो प्रथम नियम है इसे हम जड़त्व का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। इसी को हम लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। ठीक है, ये जो नियम है ये क्या कहता है? ये कहता है प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहती है। प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहती है। मतलब ये होता है कि कोई वस्तु है वो अपनी स्थिति में रहती है, जब तक रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। जैसे कंबल है, कंबल में जो चिपके कण होते हैं वो वैसे ही रहेंगे, जब तक कंबल एक तरफ पड़ा रहेगा तब तक उसके कण उसी में चिपके रहेंगे। लेकिन जैसे ही आपने उस कंबल को उठाकर फटकार दिया तो उसके जो कण थे वो दूर चले जाएंगे, उससे निकल जाएंगे। मतलब पहले क्या था? पहले स्थिति थी कि वो एक तरफ पड़ा था तो उसके जो कण थे वो उसमें चिपके थे, लेकिन जैसे ही हमने उसको फटकार दिया तो उसके कण निकलकर दूर चले गए। यही है कि पहले प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहती है, लेकिन उसमें अगर कोई बाह्य बल लग जाता है तो वो अपनी स्थिति को हटा देती है। ठीक हो गया। अब देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है, न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, रेखीय संवेग संरक्षण निकल कर आता है न्यूटन के द्वितीय और तृतीय नियम दोनों के योग से। जो रेखीय संवेग संरक्षण का नियम है वो हमारा कहाँ से आता है? वो न्यूटन के द्वितीय और तृतीय नियम के योग से निकल कर आता है। मतलब जो न्यूटन का दूसरा और जो तीसरा नियम है इन दोनों के योग से बनता है क्या? रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। अब आती है बात कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ तो हमने पढ़ लिया, सेकेंड लॉ क्या कहता है? सेकेंड लॉ कहता है F बराबर ma। F बराबर ma मतलब कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके द्रव्यमान और उसके त्वरण के गुणनफल के समानुपाती होता है। अब ये बल, त्वरण, द्रव्यमान कहाँ से आया? F जो है अपना ये बल है, m जो है ये द्रव्यमान है, a जो है अपना ये त्वरण है। तो सेकेंड नियम यही कहता है कि बल बराबर ma, मतलब बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। आता है थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या होता है? सेकेंड बता दिया। थर्ड होता है कि कोई वस्तु जितनी क्रिया करती है उसके विपरीत जो दूसरी वस्तु है वो उस पर प्रतिक्रिया करती है। जैसे आपने दीवार पे मारा तो दीवार भी आपके हाथ में उतना ही बल लगाएगी जितना आप दीवार की तरफ लगाओगे, तो इनका जो परिणामी होता है वो शून्य होता है। मतलब जितना बल आपने लगाया उतना ही दीवार ने लगाया, तो दोनों माइनस हो जाएंगे, तो माइनस करके 0 हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट कहता है जड़त्व के कारण ही पिंड अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। देखा। अब देखिए अगला, आवेग बराबर बल गुणे समयांतराल बराबर संवेग परिवर्तन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल सुपर फास्ट की तरीके पढ़ा रहे हैं, बाकी आप सब कुछ पढ़ गए हैं। ये एक रिवीजन के तौर पे वीडियो है। किसी वस्तु या पिंड में उसकी गति या वेग के कारण कार्य करने की क्षमता को गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे बंदूक से दागी गई गोली में गतिज ऊर्जा होती है, तोप से छोड़े गए गोले में गतिज ऊर्जा होती है, चलते हुए वाहन में भी गतिज ऊर्जा होती है, और घूमते हुए लट्टू में उत्पन्न जो ऊर्जा होती है वो कौन सी होती है? वो गतिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, क्रिया एवं प्रतिक्रिया एक ही वस्तु पर क्रिया करती हैं। एक ही वस्तु पर क्रिया करती हैं तो परिणामी बल शून्य होता है, जैसा भी हमने आपको ऊपर बताया था। नेक्स्ट है, गति का प्रथम नियम जड़त्व की व्याख्या करता है। देखा, आप हमने ऊपर बताया था, इसी को हम लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट आता है, वोल्ट मापी द्वारा विभवांतर नापा जाता है। वोल्ट मापी द्वारा विभवांतर नापा जाता है और तरंग दैर्ध्य का मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है। तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या होता है? एंगस्ट्रॉम होता है। आता है क्वेश्चन कि एनीमोमीटर से क्या नापा जाता है? एनीमोमीटर से क्या नापा जाता है? इससे पवन का वेग नापते हैं। शक्ति और ऊर्जा दोनों अदिश राशियां हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शक्ति और ऊर्जा अदिश राशियां हैं। अदिश राशियां क्या होती हैं? अदिश राशियां ऐसी होती हैं जिनका परिमाण तो आता है लेकिन उनकी दिशा कोई निश्चित नहीं होती है, उनकी दिशा नहीं होती। इससे खुद ही समझ में आ रहा है, अदिश मतलब जिसमें दिशा ना हो, बिना दिशा के। दिश आ का मतलब रहित, दिशा रहित।
जिसमें दिशा कंफर्म नहीं होती है, दिशा का कोई पता नहीं होता है, वो कौन सी राशियां होती हैं? अदिश राशियां होती हैं। और दूसरा होता है सदिश। सदिश में होता है जिसमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है, परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है। ठीक, तो शक्ति और ऊर्जा क्या है? अदिश राशियां हैं। शक्ति लगाएंगे हम किसी पर, शक्ति लगाएंगे तो कोई निश्चित दिशा थोड़ी ना होगी, इसका केवल परिमाण हो सकता है, दिशा नहीं हो सकती। नेक्स्ट देखते हैं, किसी विशेष दिशा में गतिशील वस्तु की स्थिति परिवर्तन को उसका विस्थापन कहते हैं। किसी विशेष दिशा में गतिशील, अब विस्थापन देखिए क्या होता है। देखिए दूरी विस्थापन में बहुत कंफ्यूजन होती है। ऐसा होता है जैसे ये है, मान लिया पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, यहाँ से आप बी की ओर चले, ठीक, बी की ओर चले तो इसमें पूछे इनके बीच की दूरी है 5 किलोमीटर। ए से आप चलना स्टार्ट किया, बी तक चले, इनके बीच की दूरी है 5 किलोमीटर। तो इसमें पूछेगा कि आप कितनी दूरी चले, 5 किलोमीटर चले। अगर उसने पूछ दिया विस्थापन कितना हुआ आपका, विस्थापन होता है पहले पॉइंट से लेकर लास्ट पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है, उसी को हम विस्थापन कहते हैं। जैसे ए से चलना स्टार्ट किया था, बी से चलना स्टार्ट किया, इसके बीच की जो लंबवत दूरी होगी उसे ही हम विस्थापन कहेंगे। तो दूरी तो हमारी 5 किलोमीटर हो गई, विस्थापन क्या हुआ? ए और बी तक चला, इसके बीच की लंबवत दूरी कितनी है? 5 किलोमीटर। लेकिन अगर यहीं ये बोल देता कि ए से चला, बी तक चला, ए से चलना स्टार्ट किया, बी तक गया, फिर बी से जाकर फिर ए में आ गया, तो अब बताइए कि इसने कुल दूरी कितनी तय करी? तो दूरी अगर पूछेगा तो दूरी पहले 5 गया, फिर 5 लौट के आया, मतलब 10 किलोमीटर की उसने दूरी तय करी। लेकिन अगर उसने पूछा इसी पर विस्थापन बताइए कि ए से लेकर बी तक गया और बी से लेकर ए तक आया, तो इसमें विस्थापन कितना तय किया? तो पहले पॉइंट से गया और फिर वहीं पर आ गया, तो पहला और आखिरी पॉइंट तो एक ही पॉइंट हो गया, तो यहाँ पर विस्थापन हो जाएगा 0, यहाँ पर विस्थापन 0 हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में दिया है कैरेट से क्या नापते हैं? सोने की शुद्धता नापते हैं। और जो सोने का जो 1 कैरेट होता है, जो शुद्ध सोना होता है, वो कितने कैरेट के बराबर होता है? वो होता है 24 कैरेट के बराबर। जो सोने की शुद्धता नापी जाती है वो कैरेट से नापी जाती है, और जो 24 कैरेट का सोना होता है वो सबसे शुद्ध होता है। नेक्स्ट देखते हैं बार जो है ये वायुमंडलीय दाब की इकाई होती है। बार वायुमंडलीय दाब की इकाई होती है। नेक्स्ट है तोप फायरिंग करने के बाद न्यूटन की गति के तीसरे नियम क्रिया प्रतिक्रिया के अनुसार पीछे की ओर धक्का मारती है। नेक्स्ट है एक फैदम का मान 6 फीट 1.82 मीटर के बराबर होता है। इंपॉर्टेंट है। वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होती हैं सदिश राशियां कहलाती हैं, जैसे वेग, बल, विस्थापन, त्वरण, ये सब जितना है ये सदिश राशियां होती हैं। ठीक है, इसको याद करने की ट्रिक है कि जिसमें भी वाह या फिर बा दिख जाए बीच में, पहले लास्ट में कहीं भी, वो सदिश राशियां होती हैं। जैसे बल हो गया, विस्थापन हो गया, संवेग हो गया, बीच में आ रहा है वाह आ रहा है, त्वरण हो गया, विभवांतर हो गया, ये जितनी भी वाह से मतलब बीच में लास्ट में कहीं भी वाह आ जाए समझ लेना कि वहां सदिश राशियां होंगी। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट है वे राशियां जिनमें परिमाण होता है दिशा नहीं होती उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। अब जिनमें वाह नहीं दिखे वो अदिश राशियां हो जाएंगी। द्रव्यमान, तापमान, समय, ये सब अदिश राशियां होती हैं। किसी सदिश का परिमाण धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य कुछ भी हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि किसी सदिश का जो परिमाण होता है, जो सदिश राशि होती है अपनी, इसका जो परिमाण होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है सदिश का परिमाण। नेक्स्ट आता है कि चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण का मान होता है, जी का मान होता है, वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के मान का 1/6 होता है। जैसे पृथ्वी में हमारा भार जो है वो 60 किलो है, 60 किलोग्राम है। ठीक, अब हम यहाँ से चले गए चंद्रमा पे,
यहाँ चले गए हम चंद्रमा पे, ठीक है। चंद्रमा पे हमारा भार कितना होगा, 60/6, मतलब 10 किलो के होंगे हम चंद्रमा पर। ये है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट है त्वरण का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अभी हमने ऊपर एक फॉर्मूला देखा था, F बराबर ma। इसी से अगर हम निकालें त्वरण का मान, तो त्वरण a बराबर हो जाएगा F/m, ठीक है। तो F का मान हो जाएगा, F का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है, m का मात्रक जो होता है मीटर होता है, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। हो गया त्वरण का। अब देखते हैं बल का मात्रक। बल का मात्रक होता है न्यूटन, तथा ऊष्मा कार्य ऊर्जा का मात्रक जो होता है वो जूल होता है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला है, साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वह अभिकेंद्रीय बल के भार को संतुलित कर लेता है, ठीक है। अभिकेंद्रीय बल की दिशा हमेशा केंद्र की ओर होती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, अभिकेंद्रीय बल mv²/r के बराबर होता है, जहां m द्रव्यमान, v वेग और r त्रिज्या होती है। नेक्स्ट है, जड़त्व आघूर्ण का SI मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट है, वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा 1 सेकंड में जितने कोण से घूमती है उसे उस कोण का कोणीय वेग कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। नेक्स्ट है, किसी पिंड द्वारा किया गया कार्य W बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन के बराबर होता है। W बराबर F/S, F हो जाता है बल, S हो जाता है विस्थापन। नेक्स्ट पॉइंट है अपना, जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थिति के कारण, पोजीशन के कारण अगर क्षमता आ रही है, ऊर्जा आ रही है, तो उसे स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। नेक्स्ट है, SI प्रणाली में कुल 7 मूल मात्रक होते हैं। कौन कौन से? मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडला, मोल, ये 7 होते हैं मूल मात्रक। विद्युत जनित्र मतलब जनरेटर जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। जो जनरेटर होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन? जनरेटर। जो जनरेटर होता है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट आता है, किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर आवर्तकाल बढ़ जाता है। अगर हमने मान लीजिए ये घड़ी है, इसमें एक पेंडुलम लटका हुआ है, ये इसी को लोलक बोलते हैं। ये छोटा सा है और एक ये है, इसमें हमने इतना बड़ा किया है। अगर हम इसको थोड़ी सा खींचकर ऐसे करके छोड़ देंगे तो ये थोड़ी देर में, थोड़ी ही मतलब 10 सेकेंड में ये रुक जाएगा, लेकिन अगर हम इसको छोड़ देंगे तो ये काफ़ी देर तक घूमता रहेगा। तो बस यही बात बोली है, किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ा जाने पर इसका आवर्तकाल बढ़ जाता है। ठीक है, अगला है, स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए जो बल लगता है उसे हम इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। इलास्टिक रिस्टोरिंग, इसको इंग्लिश में याद कर लीजिए, इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं किसको? स्प्रिंग को जब हम दबाते हैं और वो फिर अपने वापस पुनः पहली स्थिति में आ जाती है, तो इसके मध्य जो बल लगता है उसे इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। नेक्स्ट आता है इलास्टिसिटी। किसी वस्तु के पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण वस्तु किसी विरूपक बल, डिफॉर्मिंग फोर्स के द्वारा उत्पन्न आकार एवं आकृति के परिवर्तन का विरोध करता है। तो इलास्टिसिटी क्या होता है? जैसे हमने स्प्रिंग को दबाया, अब एक बल हमने हाथ से नीचे की ओर लगाया स्प्रिंग की ओर, एक बल जो हो लग रहा है वो नीचे से ऊपर की ओर लग रहा है, हमारे हाथ के विपरीत लग रहा है। तो इसी का जो आकार और आकृति के परिवर्तन का विरोध कर रहा है वो बल, उसी को हम इलास्टिसिटी बोलते हैं। अगला आता है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं। इसका सीजीएस प्रणाली में इसकी जो इकाई होती है वो सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होती है।
नेक्स्ट है घनत्व वह भौतिक राशि है जिस पर मात्रा में वृद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जिस पर मात्रा में वृद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जड़त्व का नियम सर्वप्रथम गैलीलियो ने दिया था। जो जड़त्व का नियम है वो सबसे पहले किसने दिया था? गैलीलियो ने दिया था। कार्य करने की दर को शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय होता है। P बराबर W/T, P बराबर W/T होता है। ठीक, नेक्स्ट आता है थर्मामीटर से तापमान जो होता है वो किससे नापते हैं? तापमान को थर्मामीटर से नापा जाता है। ठीक, 100 डिग्री सेल्सियस तापमान का मान 373 केल्विन होता है। डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री और केल्विन में 373 केल्विन होता है। दाब की एसआई इकाई जो होती है वो पास्कल होती है। नेक्स्ट है द्रवों में पृष्ठ तनाव का कारण अणुओं के मध्य ससंजक बल के कारण होता है। ससंजक बल कुल मिलाकर ये होता है एक ही प्रकार के अणुओं के बीच में लगने वाला जो बल होता है उन्हीं को हम ससंजक बल कहते हैं। और दूसरा होता है असंजक बल। असंजक बल का मतलब होता है कि दो भिन्न प्रकार के अणुओं के बीच में जो बल कार्य करता है उसे असंजक कहते हैं। ठीक, पृष्ठ तनाव द्रव की वह प्रकृति है जिससे द्रव अपना क्षेत्रफल न्यूनतम करने का प्रयास करता है। पानी से भरे गिलास के अंदर तैरते हुए बर्फ के टुकड़े के पिघल जाने पर जल का स्तर वही बना रहता है, क्योंकि बर्फ के टुकड़े पर प्रतिस्थापित जल का आयतन बर्फ के द्रव रूप के आयतन के बराबर होता है। मतलब जैसे इसमें हम बताते हैं, इसमें यही बोला गया है कि ये गिलास है, इस गिलास में हमने इसमें पूरा पानी डाला हुआ है। ठीक है, इधर तक पानी डाला हुआ है। अब हमने इसमें एक बर्फ डाल दी तो बर्फ हमने जो डाली है वो जितना ये जो जितनी जगह है नीचे ये उतना ही जगह घेरेगी जितना उसमें पानी था। मतलब कि जितना बर्फ। अगला आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उत्प्लावी बल किसी वस्तु द्वारा हटाए गए तरल भार के बराबर होता है। यह सिद्धांत आर्किमिडीज ने दिया था। यही जो मैंने अभी ग्लास का बताया यही एग्जाम्पल है। उत्प्लावी बल किसी वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। जितनी बर्फ उसमें तैर रही थी उतना ही उसने पानी हटा लिया था, इसलिए जो स्तर था पानी का वो बराबर रहा। अगला क्वेश्चन है, पिघलने पर सामान्यतया ठोस के आयतन में वृद्धि होती है लेकिन बर्फ पिघलने पर सिकुड़ती है। मतलब जो ठोस होता है अगर उसको पिघलाया जाएगा तो उसका जो आयतन होता है वो वृद्धि होती है, लेकिन जो बर्फ होता है बर्फ पिघलने पर सिकुड़ती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बर्फ पिघलने पर सिकुड़ती है। यदि ठोस में कोई अशुद्धि विद्यमान है तो उसका गलनांक कम हो जाता है। अगर किसी ठोस में अशुद्धि विद्यमान है तो उसका गलनांक कम हो जाता है। पारा शीशे को नहीं भिगोता है क्योंकि इसका ससंजक बल असंजक बल से अधिक होता है। पारा शीशे को नहीं भिगोता है क्योंकि इसका ससंजक बल असंजक बल से अधिक होता है। नेक्स्ट है, जल में किसी डिटर्जेंट या साबुन को मिलाने से पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। कुल मिलाकर पृष्ठ तनाव हमेशा कम होता है, चाहे उसमें कुछ भी मिला दो, कुछ भी करो, पृष्ठ तनाव हमेशा कम होता है। लेकिन कहीं कहीं कुछ कंडीशन होती हैं जहां पर ज़्यादा भी हो जाता है। संवहन कन्वेक्शन की प्रक्रिया में ऊष्मा का संचरण अणुओं के वास्तविक स्थानांतरण के द्वारा होता है। जो संवहन की क्रिया होती है उसमें ऊष्मा का संचरण अणुओं के वास्तविक स्थानांतरण के द्वारा होता है। आता है, पानी की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है। तो पूछा जाता है कि विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज्यादा किसकी होती है? पानी की विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज्यादा होती है। इसका मात्रक 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस में या 4186 जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस होता है। किसी पदार्थ के 1 ग्राम का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। संघनन वह प्रक्रिया है जिसमें वाष्प द्रव में परिवर्तित होता है। मतलब जो वाष्प होती है वाष्प द्रव में कन्वर्ट हो जाती है तो उसे संघनन बोलते हैं। नेक्स्ट है, ताप बढ़ाने पर प्रत्यास्थ मान घटते हैं। ताप जब बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर हाई करते हैं तो इलास्टिसिटी जो होती है उसका मान घट जाता है, क्योंकि ताप बढ़ाने से पदार्थों की अवस्था में परिवर्तन हो जाते हैं।
जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो जो पदार्थ की अवस्था होती है उसमें परिवर्तन हो जाता है, इसलिए इलास्टिसिटी का मान भी घट जाता है। अगला आता है फ़ारेनहाइट पैमाने में शुद्ध जल का क्वथनांक 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है फ़ारेनहाइट पैमाने में शुद्ध जल का क्वथनांक। ठीक है, केल्विन में कितना था? 373 केल्विन था, 373 केल्विन था। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें फट जाती हैं क्योंकि पानी पाइप में जम जाता है। जमने पर अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें फट जाती हैं क्योंकि पाइप में पानी जमने पर फैल जाता है। तड़ित की चमक उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है क्योंकि प्रकाश की गति ध्वनि से अधिक होती है। तो देखिए, जो प्रकाश की ध्वनि होती है वो पहले जमीन पर आ जाती है, बाद में हमें उसकी गर्जन सुनाई देती है। तो इसका मतलब ये होता है कि प्रकाश की जो चाल होती है वो ध्वनि की चाल की अपेक्षा सबसे अधिक होती है। किसी दर्पण में से परावर्तन के पश्चात तरंग के आयाम में परिवर्तन होता है। शीशे में जब हम प्रकाश डालते हैं तो उससे जो परावर्तन होता है उसके बाद जो तरंग निकलती है परावर्तन के टाइम पे, उसमें आयाम में परिवर्तन होता है। केवल आयाम बदलता है, बाकी कुछ नहीं बदलता। तरंगदैर्घ्य और जो आवृत्ति होती है ये कुछ भी नहीं बदलता, केवल आयाम बदल जाता है। तरंग का आयाम बदल जाता है, तरंग की आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य व वेग कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल आयाम में चेंजमेंट होती है। कंपन करता हुआ कोई पिंड अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम जितना विस्थापित होता है उसे आयाम कहते हैं। नेक्स्ट है, एक कंपन पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल होता है। एक कंपन पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल होता है। एक आवर्तकाल में तरंग द्वारा चली गई दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। एक सेकंड में जितने कंपन होते हैं उसे आवृत्ति कहते हैं और इनके बीच में जो संबंध होता है वो इनवर्स, क्या कहते हैं इसको, एंटी प्रोपोर्शनल बोल लो, जैसा भी, मतलब उल्टा संबंध होता है। आवृत्ति होती है n और आवर्तकाल होता है t, इनका उल्टा संबंध होता है। कुल मिलाकर ये याद रखिए, वर्ड याद नहीं आ रहा मैं। नेक्स्ट है, अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने में, गाड़ी के हेडलाइट में, सर्च लाइट में, सोलर कुकर में, आँख कान नाक के डॉक्टर द्वारा यूज होता है। प्रकाश का रंग तरंगदैर्घ्य द्वारा निश्चित किया जाता है। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल रंग के प्रकाश की होती है, सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैंगनी रंग के प्रकाश की होती है। अधिक तरंगदैर्घ्य के कारण लाल प्रकाश अधिक दूर तक दिखाई पड़ता है, अतः सिग्नल लाल रंग के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है, विभिन्न स्थिति में उत्तल लेंस में प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की अपेक्षा छोटी, बराबर या बड़ी हो सकती है। अवतल लेंस में प्रतिबिंब की लंबाई सदैव ही वस्तु की अपेक्षा छोटी होती है। अवतल लेंस में प्रतिबिंब की जो लंबाई होती है सदैव ही वस्तु की अपेक्षा छोटी होती है। मोटर वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, पीछे देखने के लिए हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पण के फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा तथा वास्तविक बनता है। साथ ही इस दूरी में रखे वस्तुओं का प्रतिबिंब बड़े आकार का बनता है, इसलिए दंत चिकित्सकों के द्वारा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जो होता है वो बड़ा दिखाई देता है, वस्तु से बड़ा दिखाई देता है। इको साउंडिंग एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा सागर की गहराई को नापा जाता है। इको साउंडिंग से क्या करते हैं, हम गहराई को नापते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ऐसा पद्धति में लेंस शक्ति की इकाई डायोप्टर होती है। ठीक है, डायोप्टर। न्यूनतम तरंगदैर्घ्य गामा किरणों की होती है। किसकी होती है? गामा किरणों की होती है, जिसका तरंगदैर्घ्य परिसर 10⁻⁻14 से लेकर -10 होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य जो होती है वो किसकी होती है? दीर्घ रेडियो तरंगों की होती है। और सबसे कम किसकी होती है? गामा किरणों की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। और सबसे ज़्यादा की बात आएगी तो वहाँ पर दीर्घ रेडियो तरंगों की होती है। ठीक है, ऐसी तरंगे जिसका ध्रुवीकरण नहीं हो सकता है उन्हें हम अनुदैर्घ्य तरंगे कहते हैं। अनुदैर्घ्य तरंगे किसको कहते हैं? जिनमें ध्रुवीकरण नहीं हो सकता। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगे।
जो प्रकाश है वो क्या होता है, वो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए माध्यम का होना आवश्यक नहीं होता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए माध्यम का होना आवश्यक नहीं होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो प्रकाश होता है निर्वात में भी गमन करता है, जबकि ध्वनि होती है, ध्वनि के लिए निर्वात मतलब ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन निर्वात में वो नहीं गमन कर पाती है। आगे है आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक जो होता है वो हर्ट्ज होता है। इसे चक्र प्रति सेकंड भी कहते हैं। बिग बैंग सिद्धांत का मुख्य आधार क्या होता है, डॉपलर का प्रभाव, जो सापेक्षिक गति की व्याख्या करता है। दूरबीन से दूर की वस्तुएं देखी जाती हैं। दूरबीन एक प्रकाशिक यंत्र है जिसके द्वारा दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आंख पर बड़ा कोण दर्शन बनाता है। वह वस्तु आंख को बड़ी दिखाई देती है। दूरबीन के आविष्कारक कौन थे, गैलीलियो थे। सर्वप्रथम रोमर ने प्रकाश की चाल का मापन बताया था। पानी में डूबी हुई क्षण अपवर्तन के कारण मुड़ी हुई दिखाई देती है। देखिए, जब भी बात आएगी दो माध्यम होगी, जैसे पानी में वो बाल्टी में पानी लिया हमने, पानी में कोई सिक्का डाल दिया, मछली डाल दी, पेंसिल या फिर कुछ भी छड़ डाल दी, कुछ भी डाल दिया पानी में, और हम खड़े हैं बाहर, मतलब हम बाहर खड़े हैं, पानी बाल्टी में पानी सामने रखा हुआ है, उसमें कोई छड़ कुछ भी डला हुआ है, तो हम जो बाहर खड़े हैं हम वायु में माध्यम में खड़े हैं, लेकिन जो सिक्का डला है वो पानी के माध्यम में डला है। ठीक है, तो जहाँ दो माध्यमों की बात होगी वहाँ पर अपवर्तन होगा, हमेशा अपवर्तन होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है रेगिस्तान में यात्रियों को कुछ दूरी पर पानी होने का भ्रम होता है। इसे रेगिस्तान की मृग तृष्णा या मरीचिका कहते हैं। तो देखिए, ऐसा होता है कि रेगिस्तान में रेत ही रेत होती है। जब सूर्य का प्रकाश की किरणें रेत से जब टकराती हैं तो वहाँ पर चमकदार होता है, ऐसा लगता है जैसे वहाँ पर पानी भरा हुआ है, और उसी घटना को हम मृग तृष्णा या मरीचिका बोलते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली तरंगें अपश्रव्य तरंगें कहलाती हैं, और 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली तरंगें पराश्रव्य तरंगें कहलाती हैं, और 20 से 20 किलो हर्ट्ज तक की आवृत्ति की तरंगें श्रव्य तरंगें कहलाती हैं। ठीक है, तो देखिए, ऐसा होता है कि जो 0 से लेकर 20 हर्ट्ज तक की जो तरंगें होती हैं वो अपश्रव्य तरंगें होती हैं, और 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की जो तरंगें होती हैं वो श्रव्य तरंगें होती हैं, जिसे हम सुन सकते हैं, और जो 20,000 से भी अधिक की होती हैं वो पराश्रव्य तरंगें होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दूरदृष्टि दोष वाली आँख में नज़दीक की वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं। देखिए, इसमें कॉन्सेप्ट में मैं आपको बताती हूँ। दूरदृष्टि दोष और एक होता है निकट दृष्टि दोष। तो देखिए, दूर लिखा है, 2 अक्षर है, इसमें जो लेंस यूज होगा वो 3 अक्षर वाला होगा, उत्तल लेंस। ठीक है, 3 अक्षर वाला होगा। और जो निकट है इसमें कितने अक्षर हैं, 3 अक्षर हैं, तो इसमें 4 अक्षर वाला यूज होगा। मतलब कि 2 अक्षर में जो 2 अक्षर का है दूर, इसमें 1 अक्षर बढ़ा देंगे तो 3 अक्षर से मिलकर बनेगा उत्तल लेंस। देख रहे हैं, उत्तल लेंस 3 अक्षर वाला है। और जो निकट 3 अक्षर से बना है, तो इसके लिए 4 अक्षर, एक बढ़कर चाहिए होगा। तो ऐसे आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन होती है। तो देखते हैं, दूरदृष्टि दोष वाली आंख में नज़दीक की वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए उत्तल लेंस वाले चश्मे का प्रयोग किया जाता है। जिस जगह वायु का दबाव अधिक होता है वहाँ पानी का क्वथनांक भी अधिक होता है, और जहाँ वायु दाब कम होता है वहाँ क्वथनांक कम होता है। ठीक है, प्रकाश का वेग जो होता है वो टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करता है। जो प्रकाश का वेग होता है वो टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करता है। जो प्रकाश का वेग होता है वो टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करता है। प्राथमिक तरंगों को मिश्रित करने पर जो रंग प्राप्त होते हैं उन्हें हम द्वितीयक अथवा अनुपूरक रंग कहते हैं। जब हम प्राथमिक रंगों को मिला देते हैं तो उनसे मिलाने से जो
नए रंग बनते हैं वो द्वितीयक अथवा अनुपूरक रंग कहलाते हैं। मनुष्य द्वारा सुनी जाने वाली 20 से 20,000 हर्ट्ज होती है, जबकि कुत्ते तथा बिल्लियों द्वारा 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि सुनी जा सकती है। नेक्स्ट आता है लेजर या प्रकाश के अन्य सुसंगत स्रोतों से दो प्रकाश बीम के व्यतिकरण से बने त्रिविमीय बिंब को होलोग्राफी कहते हैं। एक अपारदर्शक वस्तु का रंग इसके द्वारा रंग का परावर्तन के कारण होता है। लेजर का तात्पर्य लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेट एमिशन ऑफ रेडिएशन होता है। लेजर का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेट एमिशन ऑफ रेडिएशन। नेक्स्ट है अपना एक्स किरण का उपयोग टूटी हड्डियों की तस्वीर बनाने के लिए किया जाता है। जो एक्स किरणें होती हैं वो टूटी हुई हड्डियों का पता लगाती हैं, उनकी तस्वीर बनाती हैं। बादलों वाली रात्रि खुले आकाश वाली रात्रि से गर्म होती है, क्योंकि यह क्या होता है, पार्थिव विकिरण के कारण होता है। आइंस्टीन को प्रकाश वैद्युत प्रभाव सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। लाउड स्पीकर एक ऐसा यंत्र है जो माइक्रोफोन से सर्वप्रथम ध्वनि को वैद्युत ऊर्जा में और तत्पश्चात वैद्युत ऊर्जा को ध्वनि में बदलता है। ठीक है, पहले जो वो होता है वो ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत में बदलता है, फिर वैद्युत को वो ध्वनि में बदल देता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अधिवर्ष। उसे कहते हैं, अधिवर्ष का मतलब होता है लीप ईयर। लीप ईयर उसे कहते हैं जिसमें फरवरी 29 दिन की हो जाती है। जिसमें फरवरी 29 दिन की हो जाती है उसे अधिवर्ष कहते हैं। ट्रांसफार्मर होता है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती उन्हें विद्युत रोधी कहते हैं, जैसे लाख, सीसा, एबोनाइट, कास्ट, रबर, अभ्रक, सल्फर, शुष्क हवा, सिल्क। इनसे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। लाख, सीसा, एबोनाइट, कास्ट, रबर, अभ्रक, सल्फर, शुष्क हवा और सिल्क, इनसे जो है विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। आगे देखते हैं। तड़ित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1792 में किया था। ग्राहम बेल ने टेलीफोन का लॉर्ड लिस्टर ने एंटीसेप्टिक सर्जरी का तथा आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। ग्राहम बेल ने टेलीफोन का, लॉर्ड लिस्टर ने एंटीसेप्टिक सर्जरी का, आइंस्टाइन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। किसी चालक तार का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। शुद्ध पानी विद्युत का खराब सुचालक होता है। जो शुद्ध पानी होता है उसमें करंट नहीं आता है, लेकिन जो ऐसे नॉर्मल पानी हम लोगों के यहाँ होता है उसमें करंट आ जाता है अशुद्धियों की वजह से। धातुएं अच्छी चालक होती हैं क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। परमाणु वैद्युत उदासीन होता है। जो परमाणु है वो वैद्युत का उदासीन होता है। नेक्स्ट है सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय संलयन की वजह से सूर्य में इतनी ज़्यादा हाई पावर की एनर्जी होती है। किसी द्रव को उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। ट्रांजिस्टर दो डायोडों का एक संयोजन होता है। जो ट्रांजिस्टर होता है वो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन 78%, 21% ऑक्सीजन, शेष 1% में कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन और जलवाष्प होती है। जब किसी भारी नाभिक के टूटने से दो छोटे नाभिकों का निर्माण होता है तो विशाल मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। इस क्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। परमाणु के नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर कोटि होता है। ओजोन एक ऐसी गैस है जो समुद्र की सतह से 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। स्ट्रेटोस्फीयर मतलब समताप मंडल पृथ्वी से 18 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। सुपरकंडक्टर की चालकता अनंत होती है। सुपरकंडक्टर की चालकता अधिक अनंत होती है। विद्युत और चुंबकत्व का गहरा संबंध होता है। इसका पता सबसे पहले मैक्सवेल ने लगाया था। मतलब विद्युत और चुंबकत्व के मध्य जो संबंध बताया था वो मैक्सवेल ने बताया था। खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी इकाई में मापते हैं। हाइड्रोजन बम न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। रैम का आशय मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी है। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। अब यहाँ से कंप्यूटर के क्वेश्चन चलते हैं। 1 बाइट में
8 बिट्स होते हैं। एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं और एक निबल में 4 बिट्स होती हैं। सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है। इसका प्रयोग कंप्यूटर के चिप बनाने में किया जाता है। विद्युत ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत नहीं है। विद्युत ऊर्जा जो है, विद्युत है जो, वो ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत नहीं है, जबकि लकड़ी, कोयला, सूर्य ऊर्जा के प्राकृतिक स्रोत में आ जाते हैं। रमन प्रभाव की खोज सबसे पहले 1930 में की गई थी। रमन प्रभाव की खोज 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार सर चंद्रशेखर वेंकट रमन को प्रदान किया गया था, रमन इफेक्ट के लिए। इस प्रभाव की खोज की तिथि 28 फरवरी को है, इसीलिए इस दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। रेडियो कार्बन कार्बन 14 का प्रयोग किसी पदार्थ की आयु का निर्धारण करने में किया जाता है। जो C14 है वो किसी वस्तु के या पदार्थ की आयु निर्धारण करती है। वायु का प्रवाह उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलता है। वॉशिंग मशीन की कार्यप्रणाली हमेशा अपकेंद्रण के सिद्धांत पर, एक हमने ऊपर पढ़ी थी अभी केंद्रीय बल, दूसरा है ये अपकेंद्रीय बल। 1614 में जॉन नेपियर ने लघुगणक की संकल्पना दी थी। तो लघुगणक की संकल्पना किसने दी थी? जॉन नेपियर ने दी थी। ऑक्सीजन की खोज 1774 में प्रीस्टले ने की थी। तो ऑक्सीजन की जो खोज करी थी वो प्रीस्टले ने करी थी। और हाइड्रोजन की अगर खोज की बात की जाएगी तो वो कैवेंडिश ने की थी। मानव निर्मित प्रथम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट था। मानव ने जो पहला उपग्रह बनाया था वो स्पुतनिक फर्स्ट था, और बनाया किसने था? वो रूस ने बनाया था। क्रोनोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें समय की अवधि का अध्ययन किया जाता है। तो क्रोनोलॉजी विज्ञान का संबंध किससे है? समय की अवधि का अध्ययन करने से है। डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। समुद्र की गहराई सामान्यतः फैदोमीटर से नापी जाती है, फैदोमीटर से नापी जाती है, और नॉटिकल मील से समुद्र की दूरी और समुद्र की गहराई फैदोमीटर से। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है जो वो है क्षोभ मंडल। कौन सी है? क्षोभ मंडल। आगे देखते हैं। प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? यूरी गागरिन था, जो कि 12 अप्रैल 1961 को वोस्टॉक स्पेसक्राफ्ट से अंतरिक्ष में गए और अंतरिक्ष में 1 घंटा 48 मिनट तक रहे थे। तो पहला अंतरिक्ष यात्री कौन है? यूरी गागरिन है। ये कब गए थे? ये 12 अप्रैल 1961 को वोस्टॉक जहाज से गए थे। वोस्टॉक यान से गए थे, सॉरी जहाज नहीं, यान से गए थे। और ये कितनी देर रुके थे? 1 घंटे 48 मिनट रुके हुए थे। जापान पर प्रथम परमाणु बम 1945 में गिराया गया था। जापान पे किसने गिराया था? अमेरिका ने गिराया था। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा थे। राकेश शर्मा पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। चांद पर आदमी को ले जाने वाले स्पेस शटल का नाम अपोलो 11 है। चांद पर जो गया था वो अपोलो 11 गया था, लेकिन जो अंतरिक्ष पर गया था वो वोस्टॉक गया था। ठीक, नेक्स्ट है भारत द्वारा चंद्रमा पर भेजे गए पहले यान का नाम चंद्रयान फर्स्ट है। भारत द्वारा चंद्रमा पर भेजे गए पहले यान का नाम जो है, भारत ने भेजा है चंद्रयान फर्स्ट, लेकिन जो चांद पर सबसे पहले आदमी को ले गया था वो था अपोलो 11, लेकिन भारत ने भेजा है चंद्रयान फर्स्ट। लेकिन अगर अंतरिक्ष की बात आ जाएगी तो अंतरिक्ष में कौन सा गया था? वो वोस्टॉक गया था। वोस्टॉक गया था, वो भी मानव को लेकर। किसको? यूरी गागरिन को लेकर 12 अप्रैल 1961 में। ब्रह्मांड का अध्ययन किस में करते हैं? कॉस्मोलॉजी में करते हैं। वे ब्रह्मांड